नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में अब समझने की प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर सैनिक रूप से लड़ाई करके या कई अन्य तरीके से भारतीय क्षेत्र को अपने अधीन करता है। हम इस चीज को समझने की प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले हमने बंगाल की कहानी को समझ चुके हैं कि बंगाल पर किस तरीके से नियंत्रण किया। पिछले वीडियो में हमने इस बात को समझने का कोशिश किया कि दक्षिण भारत के राज्य मैसूर को किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में लिया। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो मराठा राज्य था उसको किस तरीके से अपने अधीन करता है, और इस चीज को नाम दिया जाता है आंग्ल मराठा संघर्ष। जब हम मैसूर के संबंध में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा से एक संधि करता है, और इसलिए संधि करता है ताकि मराठा उनके राज्य पर आक्रमण नहीं करे। पर जब हैदर अली की मृत्यु हो जाता है तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें मराठा अंग्रेज के साथ मिलकर के मैसूर पर हमला कर देता है। इसके वजह से टीपू सुल्तान की हार होती है और अंततः मैसूर राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मराठा राज्य था इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से नियंत्रण किया। तो अगर हम मराठा राज्य की बात करें और शिवाजी की बात ना करें तो ये सही नहीं होगा। हालांकि शिवाजी का संबंध और मराठा का संबंध किस तरीके से था ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम बेहतर तरीके से समझेंगे। पर यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तरफ जब मुगल अपने चरम पर था, मुगल की जो सत्ता है वो चरम पर था, तो उसी समय शिवाजी का उदय होता है और वो एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करते हैं। इसके लिए लंबे समय तक शिवाजी औरंगजेब से संघर्ष करते हैं और दक्कन की जो राज्य हैं बीजापुर से, इन सब से लंबे समय तक संघर्ष चलता रहता है। और अगर हम मराठा को देखें तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में जो मराठा था, मराठा राज्य एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है और अपने आप को केंद्रीय शक्ति बनाने की प्रयास करता है। पर अगर 1761 की हम बात देखें तो 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई होता है कब? 1761 ईस्वी में। ये होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय मराठा युद्ध तृतीय पानीपत का जो युद्ध है, ये युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये एक ऐसा समय था जब मराठा अपने आप को केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था, दिल्ली को अपने नियंत्रण में करना चाहता था मुगल को हरा करके। पर 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की हार होती है और इसके हार के साथ ही मराठा का जो केंद्रीय शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की सपना था, वो सपना भी खत्म हो जाता है। पर पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, तीसरी लड़ाई है, अगर आप इसको समझो तो ये पानीपत के मैदान में हो रहा है, हरियाणा में युद्ध हो रहा है जो दिल्ली के बहुत करीब है। पर इस युद्ध में मुगल शामिल नहीं होते हैं बल्कि मराठा शामिल होते हैं। यानी कि इस समय तक मराठा अपने आप को भारत में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। तो इस युद्ध के बाद मराठा का जो सपना था एक पूरे भारत को अपने नियंत्रण में करके शासन करने का, वो सपना तो खत्म हो जाता है और मराठा जो राज्य था वो कई छोटे छोटे राजघराने में विघटित हो जाता है और ये छोटे छोटे राजघराने मिलाकर के मराठा परिसंघ का निर्माण करता है।
हम मराठा परिसंघ को समझ लेते हैं। इनमें कुल मिलाकर के 5 राज था, बड़ौदा, नागपुर, ग्वालियर, मराठा संघ। मराठा संघ, अगर हम बात मराठा संघ की करें तो इसमें 5 राज था। एक तो बड़ौदा, उसके बाद नागपुर, उसके बाद इंदौर, ग्वालियर और एक था, 5वां कौन सा था, पूना। जो बड़ोदरा था इस पर गायकवाड़ का रूल था, गायकवाड़। और नागपुर में कौन था, नागपुर में भोंसले और इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया और पुणे में पेशवा। यानी कि अब मराठा राज बिखर चुका था, पर इन लोगों ने अपने एक संघ बनाया था ताकि महत्वपूर्ण निर्णय इस संघ के द्वारा लिया जा सके। पर बाद के वर्षों में हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा के साथ लड़ाई शुरू करता है तो इस संघ में जो शामिल ये राजवंश है, राजघराने हैं, इनके बीच एकता नहीं होता है। ये लोग आपस में ही लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाते हैं और एक एक करके इन मराठा परिसंघ में शामिल राजघराने को हराते हैं और इनको अपने अधीन कर लेते हैं। तो जब हम आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ते हैं तो अब समझते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, देखिए जिस तरीके से मैसूर के साथ क्या हुआ था, मैसूर को किसी एक लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हराया था, बल्कि कई लड़ाई चला था, कई युद्ध हुआ था। ठीक ऐसे ही जो मराठा है, मराठा के साथ किसी एक संघर्ष में इसको नहीं हराते हैं, बल्कि कई सारे संघर्ष होते हैं। इस संघर्ष में मराठा को अंत में हराते हैं। और अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध नीति को समझें तो कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था कि शुरू में एक छोटी लड़ाई करता था। जब उनको लगता था कि इस लड़ाई में उसका नुकसान हो रहा है तो वो क्या करता था कि संधि कर लेता था और पुनः पुराने वाली स्थिति में आ जाता था। पर अगर उस लड़ाई में उसका फायदा हो जाता था तो वो संधि करता था और सामने वाले राज्य पर कुछ न कुछ शर्त स्थापित कर देता था, शर्त आरोपित कर देता था। इस तरह की रणनीति को अपना करके कई राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन किया था। इसी क्रम में हम मराठा की कहानी को पढ़ रहे हैं तो हम समझते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस तरीके से हुआ और कब हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम समय काल को देखें तो ये युद्ध चलता है 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। इस युद्ध की अगर हम कहानी को देखें तो इस समय मराठा संघ का जो पेशवा था माधवराव की मृत्यु हो जाता है, माधवराव का मृत्यु। और जब पेशवा माधवराव का मृत्यु हो जाता है तो पेशवा बनने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ इनके बेटे होते हैं नारायण राव और दूसरे तरफ होते हैं इनके भाई। कौन होते हैं? इनके भाई होते हैं रघुनाथ राव। और ये दोनों चाहते हैं कि मराठा की शक्ति इनके हाथों में आ जाए। इस संघर्ष में क्या होता है कि रघुनाथ राव का हार हो जाता है और इनके बेटे जो नारायण राव थे उनका जीत हो जाता है, वो पेशवा बन जाता है। पर रघुनाथ राव की तीव्र इच्छा था, महत्वाकांक्षा था कि वो
पेशवा बने वो मराठा साम्राज्य को संचालित करे, मराठा साम्राज्य के शासक बने। इसके लिए क्या करता है रघुनाथ राव, ये जो नारायण राव है इसका हत्या करवा देता है, इसका हत्या करवा देता है। और इसके हत्या करवा करके ये क्या चाहता है कि ये पेशवा बन जाए। पर आगे क्या होता है कि नारायण राव के हत्या होने के बाद नारायण राव के बेटे को क्या किया जाता है कि पेशवा बना दिया जाता है। ये बहुत ही कम उम्र का होता है। नाना साहब की मदद से क्या होता है कि नारायण राव के बेटा को पेशवा बना दिया जाता है और रघुनाथ राव का फिर दोबारा से हार हो जाता है, फिर ये पेशवा नहीं बन पाता है। अब ये पेशवा बनने के लिए क्या करता है कि ये चाहता है कि वो कंपनी से मदद ले, ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ले, सैन्य मदद ले। इसके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचता है। देखिए रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता है पर वो पेशवा बन नहीं पाता है और अपने इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो चला जाता है किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने के बाद वो सूरत की संधि करता है। सूरत की संधि, ये सूरत की संधि कब होता है, 1785 ईस्वी में। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका अब दो पावर सेंटर है, एक तो बॉम्बे और एक बंगाल, क्योंकि बॉम्बे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया है। और ये बॉम्बे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आया, इसके कहानी हमने समझ रखा है कि पुर्तगाल की राजकुमारी का और ब्रिटेन के राजकुमार का जब शादी होता है तो उस शादी में दहेज स्वरूप पुर्तगाल के द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। तो ये जो संधि हुआ था ना, ये जो बम्बई के गवर्नर थे या बम्बई का जो पावर सेंटर था उसके बीच हुआ था। इस संधि में क्या होता है कि कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये क्या करता है कि संधि करता है। और इस संधि में ये कहा जाता है कि संधि का जो हम शर्त के रूप में देखें कि इस संधि का शर्त क्या था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको बोला गया कि हम आपको सूरत का क्षेत्र दे देंगे, सूरत और बेसिन का क्षेत्र दे देंगे। यानी कि रघुनाथ राव, ये किसके किसके बीच होता है ये संधि, तो ये संधि होता है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं रघुनाथ राव के बीच, रघुनाथ राव के बीच ये होता है सूरत की संधि। इस संधि में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा जाता है कि अगर आप हमारे मदद करेंगे तो हम आपको सूरत और बेसिन का क्षेत्र दे देंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव को क्या करता है कि 2500 सैनिक देता है अपना कि जाओ और रघुनाथ राव के पक्ष में जाकर के युद्ध करो। पर इस युद्ध में होता क्या है कि रघुनाथ राव की हार हो जाता है और रघुनाथ राव की हार होने के बाद 1789 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ता है कि वरगांव का संधि करना पड़ता है। वरगांव की संधि EIC को एवं पेशवा के बीच रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी से सैन्य मदद लेता है पर इसमें वो सफल नहीं होता है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का हार हो जाता है। और केवल हार नहीं होता है बल्कि पेशवा क्या करता है कि बॉम्बे के जो कुछ हिस्से हैं उसको भी अपने अधीन कर लेता है। तो अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच वरगांव का संधि होता है और इस संधि के तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बहुत सारे क्षेत्र देना पड़ता है। पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो संधि कर रहा है ये बॉम्बे पावर सेंटर से कर रहा है। इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। जब वारेन हेस्टिंग्स को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि सेना भेज देते हैं और कहते हैं कि बम्बई को ये थोड़े ना अधिकार है कि वो किसी के साथ संधि करे।
और उसके बाद क्या होता है कि जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल से सेना भेजते हैं तो सेना भेजने के बाद फिर से जो क्षेत्र पेशवा को दिया गया था वो क्षेत्र फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है और ये युद्ध ज्यादा बढ़े नहीं, इसके लिए फिर से एक संधि होता है जिसको दिया जाता है सालाबाई की संधि। सालबाई की संधि और ये सालबाई की संधि कब होता है तो 1785 ईस्वी में होता है सालबाई की संधि। और ये जो सालबाई की संधि है ये किसके किसके बीच होता है तो एक तरफ मराठा और दूसरे तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कारण वो हार गया था। मराठा एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच होता है। और इस संधि में कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो जाता है। इस संधि का सबसे पहला शर्त ये था, इसमें शर्त क्या था कि इसमें क्या किया गया था इस संधि के द्वारा, चूंकि अभी तक रघुनाथ राव को पेशवा बनने की इच्छा है कि उसके हाथ में मराठा शक्ति आए, पर वो सफल नहीं हो पाता है। तो इस संधि के द्वारा जो नारायण राव के बेटा थे माधव नारायण राव, इसको पेशवा बनाया जाता है, इसको पेशवा स्वीकार किया जाता है। और जो रघुनाथ राव थे जो पेशवा बनने के कारण युद्ध करवाया था, रघुनाथ राव को पेंशन दिया जाता है और पेंशन दे करके रघुनाथ राव को बाहर कर दिया जाता है। इस संधि के वजह से 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच किसी तरह का युद्ध नहीं हुआ और इसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो दूसरे क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरे राज्य को अपने अधीन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस संधि के द्वारा एक और शर्त था कि मराठा जो है वो मैसूर को साथ नहीं देगा, मैसूर को साथ नहीं देगा। यानी कि अब मैसूर राज अलग थलग पड़ गया, मैसूर राज को अब मराठा साथ नहीं देगा, मराठा किसी भी तरह का संबंध मैसूर राज्य के साथ नहीं रखेगा। तो इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने एक तो मराठा से ये संधि कर लिया कि वो एक दूसरे के क्षेत्र में अब कभी आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा मराठा को अब मैसूर से अलग थलग कर दिया गया कि मैसूर के साथ मराठा किसी तरीके के रिश्ते नहीं रख सकते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके पीछे का मेन कारण क्या था कि सत्ता पाने के चक्कर में ये युद्ध की शुरुआत हुआ था और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा हो गया। अब हम समझते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण को समझें तो इसके कई कारण देखने को मिलता है। कारण देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय क्या है, 1803 से लेकर के 1805। हमने आपको बता दिया कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। तो मैसूर के नियंत्रण में आने के बाद अब क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ध्यान केंद्रित करता है मराठा पर फिर से, क्योंकि पहली बार जो फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर जो हुआ था इसमें किसी तरह का नतीजा नहीं निकला था, पर कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ था और उसको कई तरह से लाभ पहुंचा था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर के 1805 में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड वेलेजली। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी।
और ये एक ऐसा समय था जब यूरोप में, या हम ये कहें कि फ्रांस में, नेपोलियन का उदय हो चुका है। नेपोलियन यूरोप के कई देशों पर आक्रमण करता है और उसको अपने अधीन कर लेता है। और लॉर्ड वेलेस्ली को और ब्रिटिश साम्राज्य को ये लग रहा था कि कहीं न कहीं नेपोलियन भारत पर भी आक्रमण कर दे। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत पर बढ़ने से उसके जो हित है, उनके हित पर प्रभाव पड़ सकता था। इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली एक संधि लेकर के आता है जिसको कहा गया सहायक संधि। सहायक संधि, देखिए सहायक संधि का क्या शर्त होता था। सहायक संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्य के साथ एक संधि करता था। इस संधि के तहत भारतीय राज्य को सेना नहीं रखना होता था। उस राज्य के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सेना रखता था और राज्य को उस सेना का वेतन देना होता था। दूसरा, सहायक संधि का ये भी शर्त था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य से संबंध नहीं रख सकता था, किसी विदेशी राज्य से अपना रिश्ता नहीं रख सकता था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत पे ना पड़े और नेपोलियन भारत पे आक्रमण नहीं करे। जब ये चीज का ऑफर मराठा को दिया जाता है कि मराठा को भी ये कहा जाता है कि आप भी सहायक संधि के अधीन आ जाओ, हम आपको अपना सेना देंगे और इस सेना को वेतन भी आपको ही देना पड़ेगा। यानी कि मराठा अब आर्मी नहीं रखेगा, मराठा के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आर्मी रखेगा, पर इस आर्मी का जो खर्च आएगा वो खर्च मराठा को देना होगा। तो इस समय मराठा में एक बहुत ही बड़ा नेता होते हैं नाना साहब। जब तक नाना साहब जिंदा रहते हैं, नाना साहब इस संधि को मानने से अस्वीकार कर देते हैं, वो सहायक संधि को नहीं मानते हैं। पर दुर्भाग्य से क्या होता है कि 1800 ईस्वी में नाना साहब का मृत्यु हो जाता है और नाना साहब के मृत्यु होने के बाद जो मराठा का पेशवा था बाजीराव सेकेंड, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक नाना साहब जिंदा थे, बाजीराव द्वितीय पर काफी नियंत्रण करके रखे थे, क्योंकि वो बहुत ही पुराने अधिकारी थे, या फिर हम ये कहें कि मराठा की जो साम्राज्य है, मराठा की जो दरबार है, उनमें एक पुराने राजघराने से थे, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। पर जैसे ही नाना साहब का मृत्यु हो जाता है, जो इस समय मराठा का पेशवा होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है कि ये प्रभाव से बाहर हो जाता है और ये अपने सत्ता को बनाने के लिए जो मराठा परिसंघ था, हमने मराठा परिसंघ के बारे में चर्चा की है। मराठा परिसंघ में आपस में ही कई सारे लड़ाइयां शुरू करवा देते हैं, आपस में ही झगड़ा शुरू करवा देते हैं। इसी बीच एक घटना क्या होता है कि ये मराठा क्या करते हैं कि एक होलकर, ये बाजीराव सेकंड क्या करते हैं कि एक जो मराठा परिसंघ का राज था होलकर, इस होलकर परिसंघ में जसवंत राय इस परिसंघ का हेड था। जसवंत राय के भाई का हत्या करवा देता है, भाई का हत्या करवा दिया जाता है। जसवंत राय होलकर के भाई का हत्या करवा दिया जाता है, किसके द्वारा? तो बाजीराव सेकंड के द्वारा। और जैसे ही बाजीराव सेकंड के द्वारा जसवंत राय होलकर के भाई का हत्या कराया जाता है, जसवंत राय होलकर यानी कि होलकर साम्राज्य जो इंदौर में स्थापित था, वो मराठा पर आक्रमण कर देता है और पुणे को अपना अधीन कर लेता है, पुणे पर उसका नियंत्रण हो जाता है। ये जो बाजीराव सेकंड है, ये भाग करके बेसिन में चला जाता है और बेसिन में जाकर के, बेसिन किसके नियंत्रण में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। बाजीराव सेकंड बेसिन में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन का संधि कर लेता है। बेसिन का संधि, बेसिन का संधि कर लेता है। और ये बेसिन का संधि किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बाजीराव सेकंड के बीच। बाजीराव सेकंड के बीच होता है कौन सा संधि? तो बेसिन का संधि। और इस संधि के द्वारा क्या होता है कि फिर से लॉर्ड वेलेस्ली 1803 ईस्वी में अपना सेना भेजते हैं और पुणे को स्वतंत्र करवाते हैं।
पूना को स्वतंत्र करवा देते हैं। बेसिन का संधि 1803 ईस्वी में बाजीराव सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। इस संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेजली अपना सेना भेजते हैं और जो पूना है उसको फिर से अपने नियंत्रण में लेकर के पेशवा को सौंप दिया जाता है। पर बेसिन के संधि में कई सारे शर्त बाद में स्थापित किया जाता है, और ये शर्त क्या थे, हम इसको समझने का हम अब प्रयास करते हैं। बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, तो ये बेसिन का जो संधि था, इसमें सबसे पहले तो जो पहला चीज ये रोपा जाता है कि मराठा सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और इस सहायक संधि के द्वारा अब मराठा क्या करेंगे कि अपना सेना नहीं रखेंगे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल सैनिक पूना में रहेंगे, और इस सैनिक का जो भी वेतन होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो मराठा के द्वारा दिया जाएगा। पहला चीज तो ये स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरा, बेसिन की संधि के द्वारा बाजीराव सेकेंड सूरत नगर दे दिया जाता, सूरत नगर का जो टैक्स वसूलने का अधिकार है वो दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। सूरत नगर दिया गया इसको, EIC को। तीसरा, सहायक संधि की शर्त के द्वारा अब मराठा किसी बाहरी राज्य के साथ अपना रिश्ता नहीं रख सकता है। अगर वो बाहरी राज्य के साथ रिश्ता रखेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले सहमति लेना पड़ेगा। और एक शर्त ये इस पे आरोपित किया जाता है कि अगर मराठा किसी बाहरी देश के साथ रिश्ता स्थापित करना चाहता है तो सबसे पहला जो जरूरत है वो ये है कि पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन ले। जो बेसिन की संधि है, बेसिन की संधि में ये भी कहा गया कि किसी भी यूरोपीय नागरिक को जो ब्रिटिश नहीं है, यानी कि गैर ब्रिटिश नागरिक है, उसको मराठा अपने न तो सेना में रख सकता है और न ही दरबार में रख सकता है। यानी कि बेसिन के संधि कहीं न कहीं मराठा को अपने अधीन कर लिया है। अब मराठा के पास ज्यादा शक्ति बचा नहीं है, क्योंकि मराठा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया है। और सहायक संधि को स्वीकार करते ही मराठा का जो इस समय पेशवा है बाजीराव सेकेंड, ये तो अपने आंतरिक निर्णय ले सकते हैं, पर बाहरी निर्णय लेने के लिए किस पर निर्भर हो गए हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे हो चुके हैं। दूसरा, अब ये अपना सेना भी नहीं रख सकते हैं, और अगर सेना नहीं रख सकते हैं तो ऐसे स्थिति में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी किसी तरह की कदम नहीं उठा सकते हैं। अगर हम बेसिन की संधि के महत्व को समझे तो इसके महत्व, बेसिन की संधि का महत्व, अगर हम इसके महत्व को समझे तो इस संधि के द्वारा ये भी शर्त स्थापित किया गया कि अब जो मराठा है ये निजाम को परेशान नहीं करेगा, निजाम को परेशान नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। इससे पहले क्या था कि मराठा यानी कि हैदराबाद के निजाम से एक कर वसूलता था जिसका नाम था चौथ। कर वसूलता था जिसका क्या नाम था, चौथ। ये चौथ नामक कर मराठा वसूलता था किससे, हैदराबाद के निजाम से। पर बेसिन के संधि के बाद मराठा ऐसा नहीं कर सकता था कि वो हैदराबाद के निजाम से कर वसूले। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये हुआ कि फ्रांसीसियों का खतरा कम हो गया। फ्रांसीसी का खतरा कम हो गया। अब फ्रांसीसी के साथ मराठा किसी तरह के रिश्ते नहीं रख सकते थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ्रांसीसी के साथ जो फ्रांसीसी का खतरा था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में,
वो समाप्त हो गया बेसिन की संधि के द्वारा और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो मराठा है, मराठा को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य करना पड़ा और ये संधि भी कहीं न कहीं मराठा के जो पेशवा थे उसके गलत कदमों के कारण या उसके द्वारा किए गए गलत कामों के कारण ही ये युद्ध शुरू हुआ था। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ और इस ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से जरूर मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। आंग्ल मराठा युद्ध अब तक हो चुका है और इन दोनों आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा अंग्रेज अप्रत्यक्ष तरीके से मराठा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1817 से लेकर के 1819 के बीच हुआ था और इस समय बंगाल के गवर्नर या भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। देखिए, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है इसके पीछे के कारण को समझे तो कारण क्या था कि पिंडारियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पिंडारी दक्षिण भारत का एक मुसलमानों का एक ग्रुप था, मुसलमान लोग थे और ये मराठा के लिए अपना सैन्य सेवा दिया करता था। पर जैसे जैसे मराठा पर सहायक संधि स्थापित किया गया, मराठा अब अपना सेना नहीं रख सकते थे तो पिंडारी लोग अब बेरोजगार हो गए, इनके पास किसी तरह का काम नहीं था, जिसके कारण से ये जो पिंडारी मुसलमान थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अभियान चलाते थे और उनके सामानों को लूट लेते थे। इसको दमन करने के लिए 1817 ईस्वी में इसके विरुद्ध आक्रमण शुरू किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और जब ये चीज करना शुरू किया पिंडारियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मराठा को लगा कि कहीं न कहीं अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर भी हमला करेंगे, उसको भी अब सत्ता से बेदखल कर देंगे। इसके वजह से क्या होता है कि मराठा इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं और इस युद्ध में शामिल होते ही मराठा बुरी तरीके से पराजित होता है और मराठा अब पूरे नियंत्रण में आ जाता है किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो मराठा राज है वो मराठा राज अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे नियंत्रण में आ जाता है। देखिए, अब तक 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इन तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में क्रमिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। हम समझने का प्रयास करते हैं अब ये कि आखिर मराठा साम्राज्य जो शिवाजी के समय से लेकर के खास करके जो 1750 ईस्वी के आसपास भारत के एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा था, आखिर उसके अंदर किस तरह की खामियां उत्पन्न हुई या उसके अंदर क्या कमियां थी जिसके वजह से मराठा शक्ति का पतन हुआ और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। मराठा शक्ति के पराजय का कारण। हम अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मराठा शक्ति जो 1750 ईस्वी के आसपास भारत के एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा था, आखिर उसके अंदर क्या ऐसी खामियां उत्पन्न हुई, क्या ऐसी कमियां थी जिसके वजह से इस शक्ति का पराजय हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत होते होते ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। तो सबसे पहला जो चीज था वो परस्पर विश्वास का अभाव। एवं महत्वाकांक्षा। हमने शुरू में समझा था कि मराठा एक परिसंघ का निर्माण किया था जिसमें कि अलग अलग जो मराठा राज्य थे
ये मिल करके एक परिसंघ बनाए थे। पर इस परिसंघ में ये जो मराठा राज थे, इसके अंदर आपसी सहमति नहीं बन पाती थी कई सारे मुद्दे को लेकर के, इनके बीच एकता का अभाव था। दूसरा, मराठा के अंदर भी जो राज थे, ये हमेशा इन राज्य में महत्वाकांक्षा को लेकर के व्यक्ति के बीच एक संघर्ष शुरुआत होता था। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, उसमें हमने रघुनाथ राव की स्थिति को देखा था कि वो सत्ता पाने के लिए किस तरीके से कंपनी के साथ संधि करता है और अंत में अपने ही राज्य को कमजोर करने का प्रयास करता है। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसमें भी हमने जो बाजीराव सेकेंड है उसके महत्वाकांक्षा को देखा और उसके द्वारा उठाए गए कदमों को समझा कि किस तरीके से बाजीराव सेकेंड के द्वारा किए गए कामों की वजह से मराठा साम्राज्य को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो पहला कारण जो मराठा साम्राज्य के विनाश होने का है या पतन होने का है, वो यही है कि इन मराठा राज्यों के बीच आपसी न तो सहमति अच्छा था, न ही इनके बीच एकता था, और मराठा शासकों के अंदर की जो महत्वाकांक्षा था, उस महत्वाकांक्षा की वजह से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा कारण था कि दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। दोषपूर्ण आर्थिक संगठन धन के लिए हमेशा लूट पर स्थापित था, लूट पर निर्भर। देखिए, मराठा का जो टैक्स व्यवस्था था वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मराठा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र आते थे जिस पर कृषि बहुत अच्छे से होता नहीं था। इन लोगों ने व्यापार पर उतना ध्यान दिया नहीं कि कृषि के बदले व्यापार में प्रगति होता और इसके पास टैक्स पहुंचता। तो मराठा साम्राज्य को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता जब भी होती थी, तो वो आसपास के राज्यों पर आक्रमण करते थे और उनको लूट करके अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे। पर इसके वजह से इनके जो पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ भी इनका रिश्ता धीरे धीरे खराब होता चला गया और अंततः इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अंत में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। जो तीसरा कारण था वो था आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता ये था कि इन लोगों के पास टैक्स का तो पैसा नहीं था, दूसरा इन्होंने व्यापार या किसी और चीज को भी बढ़ावा नहीं दिया, जिसकी वजह से कई आर्थिक विषमता उत्पन्न हुए। और आर्थिक विषमता उत्पन्न होने के कारण ये अपने सैनिकों को भी अच्छे से वेतन नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से इनकी सैनिक रूप से भी मराठा कमजोर होता चला गया। अगर हम चौथा कारण देखें तो इसका जो एक तो ये है कि सैन्य रूप से ये कमजोर साबित हुआ। किसके कहां पे कमजोर ये साबित हुआ? जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास अच्छे ट्रेन सिपाही हुआ करते थे, वही मराठा अभी भी जो पुराने युद्ध पद्धति है, चाहे वो गोरिल्ला वॉर हो, उस तरह की चीजों पर ये अभी भी विश्वास कर रहे थे और इसके वजह से भी मराठा का पतन होता है। मराठा अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण कारण है कि अंग्रेज की जो सेना एवं गुप्तचर व्यवस्था था वो भी बहुत अच्छा था। इसके वजह से मराठा को वो आपस में लड़ाने में भी सफल हो गए, उसको तोड़ने में भी सफल हो गए और अंततः मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो मराठा को अपने अधीन करते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बड़े हिस्से पर अपने आप को स्थापित कर चुका है। हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध को अपने अधीन करने के लिए किस तरह की नीति को अपनाते हैं, सिंध को किस तरीके से अपने अधीन करता है। फिर हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे आगे के वीडियो में कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब राज्य के बीच किस तरीके का रिश्ता होता है और पंजाब राज्य को अपने अधीन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह की नीति को अपनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।